नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब वक्त हो चला है अगले 30 मिनट में हम आपको देश दुनिया की बड़ी 30 खबरें बताएंगे। तो पहली बड़ी खबर क्या है, इसके लिए हम सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी अनामिका सिंह की तरफ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अपवित्र किए गए धर्म स्थलियों की पुनर्स्थापना का अभियान चलना चाहिए। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, देखिए हमारी इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। राजस्थान पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को एक बड़ा मैसेज दिया है और कहा है कि सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। सीएम योगी ने यहाँ ये भी कहा है कि देश भर में अपवित्र की गई धर्म स्थलों की पुनर्स्थापना का अभियान चलना चाहिए। तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का आरएसएस पर बड़ा हमला और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो संघ है वो ईसाइयों और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक बार फिर से आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। विजयन ने संघ परिवार को मुसलमानों और ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। इसके साथ ही सीएम विजयन ने इस तरह के विभाजनकारी कार्यों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। केरल के सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया कि संविधान पर हमलों के अलावा इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अपने बेतुके बयानों की वजह से फिर से चर्चा में आए हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री पी विजयन, लेकिन इसके बाद ही विवाद मच गया है। साधु संतों के साथ साथ बीजेपी ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया है। क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा करने में लगे केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन अब चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी नेता से लेकर संतों ने भी विजयन को संघ को समझने की सलाह दी है। विजयन को रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आईना दिखाया है। इसने राष्ट्र की सेवा किया है, शुरू से किया है, आज भी करता रहा। जहाँ जहाँ ऐसी समस्या आई है, देश के प्रति संकट आए हैं, उस संकट को दूर करने के लिए प्रयास किया है। तो देखिए, रामचरितमानस पर हाल फिलहाल में ही विवादित बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, लेकिन अब उन्होंने साधु संतों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसको लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। क्या कुछ कहा, आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों और सन्यासियों को महाशैतान और जल्लाद बताया है। साधु संतों पर दिए इस विवादित बयान के साथ ही मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए अपने बयान को फिर से दोहराया है और कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। मैंने रामचरितमानस के चौपाई के कुछ अंश पर टिप्पणी की है, अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसलिए इस अंश को प्रतिबंधित किया जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर साधु संतों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं। क्या कुछ कहा गया उनके लिए, देखिए हमारी रिपोर्ट में। समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को साधु संतों ने भी आड़े हाथों लेते हुए बयान पर आपत्ति जताई है। जहां स्वामी परमहंस ने मौर्य पर निशाना साधा है, तो वहीं आचार्य सत्येंद्र दास ने मौर्य को पागल करार दिया है। इस बयान को लेकर मौर्य के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं। पागल है, उस पागल की बात किसी प्रकार के महत्व नहीं रखती है। जो भक्त हैं वो अपने भक्त के अनुसार अपने भगवान के आश्रय पर सब कुछ करते हैं और करते चले आए हैं। तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो सुन लिया है, अब इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है और सीधे तौर पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव को इस बयान के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप देखिए रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य के साधु संतों पर दिए विवादित बयान के लिए बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि मौर्य ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन मिला हुआ है।
मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं इतने कहना चाहती हूँ, अखिलेश जी जिम्मेदार हैं। यदि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं तो वह स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से हटाए और माफी मांगे। जेडीयू में भीतरी घमासान अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगा है। अपनी हिस्सेदारी मांगने वाले उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा खेल करने के मूड में है। देखिए रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीच लड़ाई अब चरम पर पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे के सामने हैं और खुलकर मीडिया में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। तो आज का दिन बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं और ऐसे में भीलवाड़ा के देव नारायण जयंती समारोह में शामिल भी होंगे। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के आसिंद पहुंचेंगे। यहां पीएम गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान वो सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लाखों लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान में ये पिछले 4 महीने में तीसरा दौरा है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम दौरा माना जा रहा है। और आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल देर रात हुबली पहुंचने पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया है। कैसे किया है स्वागत, देखिए हमारी रिपोर्ट में। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। विधानसभा चुनावों को हर हाल में जीतने के लिए पार्टी के बड़े नेता आए दिन राज्य के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री कर्नाटक दौरे के लिए देर रात हुबली पहुंचे। आज धारवाड़, बेलगावी और हुबली में आयोजित कई कार्यक्रमों में अमित शाह हिस्सा लेंगे। एक ही महीने के अंदर ये अमित शाह का दूसरा कर्नाटक दौरा है। पार्टी को भरोसा है कि इस दौरे से संगठन में तेजी आएगी और कार्यकर्ता चुनाव के लिए उत्साहित होंगे। मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और इसी मौके पर उद्घाटन के लिए कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इस फिल्म फेस्टिवल में 8 यूरेशियन देशों के रीजनल ग्रुप के 58 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मुंबई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने OTT कंटेंट और फिल्मों के बहिष्कार को लेकर अपनी राय रखी। नुकसान होता है, नहीं होना चाहिए। बिहार के भागलपुर में अश्विनी चौबे के भाई की मौत पर भागलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की मौत हुई, जिसके बाद से मेडिकल कॉलेज में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। क्या कुछ हुआ वहां पे, देखिए हमारी रिपोर्ट में। बिहार के भागलपुर में अश्विनी चौबे के भाई की मौत पर अस्पताल में जमकर हंगामा बरपा है। परिजनों और समर्थकों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एयरफोर्स से रिटायर्ड निर्मल चौबे की मौत हो गई। जिस समय उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, उस समय आईसीयू में एक भी डॉक्टर नहीं था। इस मामले में 2 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही कि बीपी मशीन लाओ। कहता क्या होता है बीपी मशीन। तो चलिए अगली खबर आपको बता दें, बिहार के आरा से है, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम पर हमला होता है। दरअसल शराब तस्करी के चलते ये लोग छापेमारी के लिए गए थे और ऐसे में बेखौफ बदमाशों ने जबरदस्त तरीके से पुलिसकर्मियों पर हमला किया, उन्हें चोटिल कर दिया। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में शराब तस्करों के आगे प्रशासन पूरी तरह से बेबस है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आरा में अवैध शराब के निर्माण की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला कर उन्हें दौड़ा कर पीटा है। इस हमले में एक इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मारपीट भी किया गया,
हमारे गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त किया। आपको भी ज्यादा चोट दिखाई दे रहा है, कहाँ का चोट लगा है? थोड़ा हाथ की उंगलियों पर पत्थर से मारा था। हिमाचल में भारी बर्फबारी की वजह से खिल गए हैं वहां पे पहुंचे हुए पर्यटकों के चेहरे। वहां पे भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ियां भी ढक गई है। क्या कुछ नजारा है वहां का, दिखाते इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें शिमला के नरकंडा की है, जहां भारी बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में लगातार सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देख पर्यटक काफी खुश हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। नरकंडा में काफ़ी स्नो तो है, अच्छा लग रहा है कि स्नो अभी दिखने को मिला है और काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही है यहाँ पे। सो मैं और मेरी वाइफ तुली हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। सो इट इज़ रियली ग्रेट। अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सरकार पर पीटीआई की तरफ से ये हमला होता है, निशाना साधा जाता है। इमरान खान सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो उसका जो फॉरेस्ट रिजर्व है काफी खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इन दिनों कठिन दौर से गुजर रहा है। पूरे देश में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। तेजी से घट रहे विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर की ओर है। इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले। हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं। यरूशलेम के एक पूजा स्थल पर भारी गोलीबारी हुई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को आतंकी हमला बताया है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। इस्राइल के यरूशलेम के बाहरी इलाके में एक पूजा स्थल में गोलीबारी का मामला सामने आया है। इस घटना में गोली लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला वेस्ट बैंक में इस्राएली सैनिकों के 9 लोगों के मारे जाने के एक दिन बाद हुआ है। पुलिस ने हमलावर की तलाश कर उसे मार गिराया है। हमले में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल सुरक्षा बलों ने जब्त की है। आतंकी ने इमारत में घुसकर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल में इस तरह से देखिए, आपने देखा किस तरह ये घटना हुई, उसके बाद कई देशों ने इसकी निंदा की है। लेकिन वहीं फिलिस्तीन में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जश्न मनाया जा रहा है, जमकर जश्न मनाया जा रहा है। और क्या है पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम बनने के बाद इजराइल पर यह पहला बड़ा आतंकी हमला है। घटना के बाद प्रधानमंत्री ने यरूशलेम का दौरा करने पहुंचे। अमेरिका समेत कई देशों ने जहां इस हमले पर दुख जताया है, वहीं फिलिस्तीन में घटना के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान कई इमारतों पर आतिशबाजी की गई, वहीं लोग खुशी में सड़क पर गाड़ी का हॉर्न बजाते नजर आए। अभी तक पूजा स्थल में हुई इस गोलीबारी की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। नैनीताल के एक होटल में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने की वजह से होटल के कई कमरे जलकर खाक हो गए। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल नैनीताल के एक विंटेज होटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां अचानक से आग लग गई। धीरे धीरे इस आग ने विकराल रूप ले लिया और एक छोटे से हिस्से से शुरू होकर ये पूरे होटल की इमारत में फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अभी तक हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं आग कैसे लगी, इसके कारणों की जाँच की जा रही है। आग से होटल की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जल गई है। और अगली खबर आपको बताते हैं लंदन से, जहां पर 200 साल पुराना चर्च और एकाएक वहां आग लग जाती है। कड़ी मशक्कत की जाती है आग को बुझाने के लिए, लेकिन ऐसे में काफी नुकसान होता है और उन कारणों का लगातार पता लगाने की कोशिश होती है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, इतना भयंकर हादसा। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सेंट मार्क चर्च में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते इसने आसपास के इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया। आग को काबू करने के लिए 1 दर्जन से भी ज्यादा दमकल गाड़ियों को लगाया गया। 80 दमकल कर्मियों को कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी मिली। ये चर्च 200 सालों से भी पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल आग कैसे लगी और इसमें कितना नुकसान हुआ, इसका पता नहीं चल पाया है।
लंदन की आग के बाद अब आपको दिखाते हैं रूस की आग, जहां पर एक मार्केट में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हो गया, जलकर चीजें खाक हो गई। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। आग की लपटें, आसमान में धुएं का एक गुबार। तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की है, जहां के सिंधिका बाजार में भीषण आग लगी है। पहले आग 1-2 मंजिला गोदाम में लगी, इसके बाद ये कई दुकानों में फैल गई। इस भीषण आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। 2000 मीटर से भी ज्यादा वर्ग स्क्वायर के हिस्से में फैले इस आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2017 में भी इस बाजार में आग लगी थी, तब यहाँ का शॉपिंग सेंटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। तो देखिए, न्यूजीलैंड में लगातार भीषण बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है, आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है, आपको 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी में डूबी हैं, अंडरपास में पानी भरा है, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहीं पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। यहाँ लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। ग्रीस में भारी बारिश की वजह से और तेज हवाओं की वजह से हालात बिगड़ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पर लगे कई पेड़ उखड़कर रास्ते में आ गए हैं। क्या कुछ हुआ है वहां पे, देखिए हमारी रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से ग्रीस के दक्षिण पूर्वी इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। सड़क पर गिरे पेड़ों की वजह से कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। वहीं समुद्र में उठती तेज लहरों को देखते हुए जहाजों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। विमानों के उड़ान पर भी मौसम का असर पड़ा है। छोटे बच्चों के स्कूलों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। राजधानी एथेंस समेत कई हिस्सों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।